ऑलराइट। अब जैसे कि कल हम लोगों ने एक एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट किया था, रोल नंबर, नेम और कॉन्टैक्ट का हमने इनपुट लिया था और चेक किया था कि डेटा सही तरीके से आ रहा है या नहीं। अगर वैलिड था तो उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया और अगर इनवैलिड था तो उसे हमने रिजेक्ट कर लिया। अब आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये एग्जैक्टली में वही फॉर्म है। मान लीजिए कि उसी प्रोग्राम को अब मैं यहाँ पे और इम्प्लीमेंटेशन आगे इंक्रीज कर रही हूँ। कल हमारा प्रोग्राम का जो लेंथ है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो इसी वजह से मैंने 2 पार्ट्स में इस प्रोग्राम को ब्रेक किया है। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक सिंगल एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके देख लीजिएगा और लगभग इसी तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में आएंगे, इफ आता है ग्राफिकल से रिलेटेड क्वेश्चन तो। अब देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने रेस्ट्रिक्शन इम्प्लीमेंट कर रखा है। रोल नंबर पर सिर्फ डिजिट एक्सेप्ट होंगे, नेम पे सिर्फ कैरेक्टर एक्सेप्ट होंगे और कॉन्टैक्ट पे भी सिर्फ डिजिट ही एक्सेप्ट होंगे। अब यहाँ पे मैंने क्योंकि इंटवर टाइप का ऑब्जेक्ट बना रखा है तो बाय डिफॉल्ट इधर 0 आ रहा है, तो यहाँ पे इसको 0 रहने देते हैं, मैंने चेंज नहीं किया। नेम के अंदर मैंने ए टाइप कर दिया और कॉन्टैक्ट के अंदर मैंने कुछ इस तरीके का डेटा टाइप कर दिया। डिजिट बोला था, डिजिट ही टाइप किया है। कैरेक्टर अल्फाबेट बोला था, अल्फाबेट ही टाइप किया है और यहाँ पे भी डिजिट्स ही बोले थे, डिजिट ही टाइप किए। लेकिन क्या ये डेटा सही है क्या? ये डेटा सही नहीं है, ये डेटा अब भी गलत है। यूजर हमेशा सही डेटा टाइप करे उसके लिए तो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लेकिन उन रेस्ट्रिक्शंस में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि डिजिट्स तो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन रोल नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर हम नेम की बात करते हैं तो यूजुअली जो नेम होता है हमारा, कम से कम उसमें 2 कैरेक्टर्स तो होते ही हैं। एक कैरेक्टर का तो यूजुअली कोई नेम होता नहीं है। सिमिलरली अगर हम कॉन्टैक्ट नंबर की बात करते हैं तो यूजुअली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो 10 डिजिट्स का होता है, ठीक है? कंट्री कोड वगैरह कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे, सिंपल जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको अगर कंसिडर करें तो वो 10 डिजिट्स का होता है और यहाँ पे मैंने 7 ही डिजिट्स लिखी है। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद भी जो डेटा है वो यूजर गलत इनपुट कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्शन लगाने के साथ साथ अगर हमें इस डेटा पर भी वैलिडेशन लगाना हो कि एक्चुअली में सही डेटा आया है या नहीं, और उसे हमें चेक करना है ऑन द क्लिक ऑफ चेक बटन, और अलग अलग मैसेजेस यूजर को प्रोवाइड करवाने हैं। जैसे कि हमारे पास में हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आता है कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर पासवर्ड की लेंथ बहुत वीक है, शॉर्ट है, या ऑलरेडी यूज में है, बहुत इजी है, उसको हैक करना तो कुछ और टाइप करिए। तो उसी तरीके से अगर यूजर गलत डेटा इनपुट कर रहा है तो उसको एक छोटा सा नोटिफिकेशन दे दो कि यहाँ पे आपने गलत डेटा इनपुट किया है, सही डेटा टाइप करिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा। तो मान लीजिए कि कल के ही प्रोग्राम को हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं, मैंने इसे बस 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया था। अब कैसे ये काम करता है और कैसे हम लोग मैसेजेस डिस्प्ले करवा सकते हैं, उसी का हमारा ये एग्जाम्पल है। देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट्स वही रहेंगे, फ्रॉम टिकिंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, और अब यहाँ पे हम आज एक नई मॉड्यूल काम में ले रहे हैं, दैट इज मैसेज बॉक्स, जो कि टिकिंटर मॉड्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होती है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने शो इनपुट डायलॉग देखा है, ठीक है? ये क्या काम करता है? यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। अब इसका हमने सोल्यूशन देख लिया सिंपल डायलॉग की हेल्प से। सिंपल डायलॉग की हेल्प से आस्क स्ट्रिंग, आस्क इंटीजर एंड आस्क फ्लोट जैसी वैल्यूज का हमने इनपुट लिया था। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट होता है शो मैसेज डायलॉग का इन जावा। वो क्या करता है, एक छोटी सी डायलॉग बॉक्स, एक छोटा सा विंडो क्रिएट करेगा एक स्पेसिफिक मैसेज को क्रिएट करने के लिए। अब इस टाइप के मैसेजेस को डिस्प्ले करने के लिए पाइथन के अंदर हमारे पास में मैसेज बॉक्स नाम का मॉड्यूल अवेलेबल है, और इस मैसेज बॉक्स मॉड्यूल को यूज करके हम 3 मेथड्स को काम में ले सकते हैं अलग अलग टाइप के मैसेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। देखिए, ऐसा हो सकता है कि हमें सिर्फ कुछ इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी हो कि हाँ, यहाँ पे आपने कुछ इस तरीके का डेटा इनपुट किया है और इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके का है। एक हो सकता है कि हमें एरर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी हो कि आपने गलत डेटा इनपुट कर दिया है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और एक हम यहाँ पे वार्निंग मैसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं, अब कि यहाँ पे अगर आपने ऐसा इम्प्लीमेंट किया तो ऐसा हो सकता है, सो बी कॉशियस। तो इन 3 टाइप के मैसेजेस को हम प्रिंट करवा सकते हैं with the help of message box, और इन तीनों टाइप के मैसेजेस के लिए यहाँ पे अलग अलग मेथड्स अवेलेबल है। हम आगे एग्जाम्पल में उसे कवर करेंगे। सबसे पहले फॉर्म का क्रिएशन, तो रूट इज इक्वल्स टू टीके। रूट का टाइटल मैंने यहाँ पे वैलिडेशन सेट किया है, उसके बाद फ्रेम का क्रिएशन, तो f इज इक्वल्स टू फ्रेम जिसे मुझे रूट पे प्लेस करना है, बैकग्राउंड कलर जिसका पिंक है, विद और हाइट जिसकी 300 बाय 300 है, और फाइनली फ्रेम को मैंने पैक कर दिया है।
अब यहाँ पे मुझे 3 लेबल क्रिएट करने हैं और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट करने हैं और ये भी चेक करना है कि जो डेटा यूजर ने इनपुट किया है वो सही है या नहीं। तो अब मुझे यहाँ पे वेरिएबल क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे क्योंकि तभी तो गेट होगा और तभी तो चीजें चेक होंगी। तो सबसे पहले लेबल का क्रिएशन, एलबीएल आरएनओ इज इक्वल्स टू लेबल, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। टेक्स्ट उसका एंटर रोल नंबर है और बैकग्राउंड कलर उसका पिंक है। और इस रोल नंबर वाले लेबल को मैंने प्लेस किया है 20,20 लोकेशन पे, तो यहाँ पे वो हमें विजिबल हो जाएगा। फॉलोड बाय रोल नंबर वाला जो हमारा टेक्स्ट फील्ड है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इंटवर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है टी आरनो नाम का, जो कंटिन्यूसली हमारे इस आरनो वेरिएबल की वैल्यू को चेक करने वाला है। तो txt rno इज इक्वल्स टू एंट्री, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है। टेक्स्ट वेरिएबल अब मैंने इसका टी आरनो सेट किया है और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 120,20 लोकेशन पे। मूविंग ऑन टू द सेकंड लेबल एंड सेकंड एंट्री, एलबीएल नेम, अगेन लेबल क्लास की हेल्प से इसे क्रिएट करेंगे। फ्रेम पे प्लेस करना है। टेक्स्ट इसका एंटर नेम एंड बैकग्राउंड कलर इज पिंक। इसे मैंने प्लेस किया है 20,80 लोकेशन पर विद द हेल्प ऑफ प्लेस लेआउट मैनेजर। अब यहाँ पे नेम की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रिंग वैल्यू। तो मैंने tname नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है स्ट्रिंग वेरिएबल क्लास का, फॉलोड बाय एक टेक्स्ट फील्ड का क्रिएशन दैट इज txt name इज इक्वल्स टू एंट्री। फ्रेम पे मुझे इसे प्लेस करना है और टेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे टी नेम मैंने सेट किया है और ये टेक्स्ट नेम हमारा विजिबल होगा जब हम इसे प्लेस करेंगे। तो 120,80 लोकेशन पर मैंने इसे प्लेस किया। लास्टली मैंने यहाँ पे एलबीएल फोन नाम का एक लेबल क्रिएट किया है फॉर कॉन्टैक्ट, जिसे मैंने फ्रेम पे प्लेस किया है। टेक्स्ट है इसका एंटर कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड है इसका पिंक और इसे मैंने प्लेस कर दिया है 20,140 लोकेशन पे। अब लास्टली इसका भी मुझे एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करना है और बटन्स क्रिएट करने हैं। तो टीपीएच नाम का मैंने स्ट्रिंग वर टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट किया है क्योंकि मुझे यहाँ पे लेंथ चेक करनी है। देखिए इंटीजर अगर वैल्यू होती है तो हम उसकी लेंथ को चेक नहीं कर सकते, फिर वहां पे हमें काउंट ऑफ डिजिट्स वाला पार्ट इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो जब ऑलरेडी हमारे पास में मेथड अवेलेबल है तो क्यों लूप चला के हम काम करवाएं। डायरेक्टली हम बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसका टाइप स्ट्रिंग ही होता है, तो हम वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट करके उसकी वैल्यू को गेट करके फिर उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे फोन को इंट वर नहीं बल्कि स्ट्रिंग वर टाइप का क्रिएट किया है क्योंकि इसकी लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, ये 10 से कम नहीं हो सकता। अब txt-ph नाम का एक एंट्री बॉक्स मैंने क्रिएट किया है जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है और टेक्स्ट वेरिएबल है इसका tph, जिसे मैंने प्लेस कर दिया है 120,140 लोकेशन पे। अब इस फंक्शन की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बटन्स की बात कर लेते हैं। दो बटन्स मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, एक जो सारे वैलिडेशन को चेक करेगा और एक जो टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करने का काम करेगा। तो btn check इज इक्वल्स टू बटन, फ्रेम पे मुझे इसे प्लेस करना है। टेक्स्ट इसका चेक है और इस बटन के क्लिक पे मैंने वैलिडेट डेटा नाम के एक फंक्शन को कॉल करवाया है और इस बटन को मैंने प्लेस कर दिया है 100,200 लोकेशन पे। लास्ट बटन है btn क्लियर, बटन क्लास की हेल्प से क्रिएट होगा जिसे मैंने फ्रेम पे प्लेस किया है। टेक्स्ट इसका क्लियर है और इसके कमांड पे इसके क्लिक पे मैंने क्लियर डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करवाया एंड फाइनली btn clear डॉट प्लेस 200,200 पे मैंने इसे प्लेस कर दिया एंड root डॉट मेन। अब यहाँ पे हमें वन बाय वन सारी टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट करना है और चेक करना है दे आर करेक्ट और नॉट। और ये सारा काम कब होगा, जब हम इस चेक बटन पे क्लिक करेंगे जो कि वैलिडेट फंक्शन को कॉल करने का काम करेगा। तो ये है हमारा फंक्शन। अब यहाँ पे कमांड है तो इवेंट की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप बाइंड को यूज करके भी काम करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वन बाय वन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को गेट किया है। अगर वो सही है तो ठीक है, अगर उनमें किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम है तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट मैसेजेस डिस्प्ले करवाए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रोल नंबर वाला पार्ट चेक कर रही हूँ जिसे मॉनिटर कर रहा है हमारा trno नाम का वेरिएबल विच इज अ इंटवर टाइप ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ trno डॉट गेट, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा अगर वो लेस देन इक्वल टू 0 है यानी कि नेगेटिव के अंदर कोई नंबर है और या फिर 0 है तो उस केस में रोल नंबर गलत है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे मैसेज बॉक्स मॉड्यूल के शो एरर नाम के मेथड को कॉल किया है।
शो एरर मेथड क्या करता है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमें विजिबल करवाएगा, वो तो मैसेज बॉक्स की फंक्शनैलिटी है। जिस तरीके से हमने सिंपल डायलॉग को यूज करके आस्क स्ट्रिंग वाला एक छोटा सा डायलॉग बनाया था, छोटी सी विंडो बनाई थी, ये मैसेज बॉक्स भी वो छोटी सी विंडो ही बनाने का काम करेगा। अब उस विंडो का अपीयरेंस कैसा होगा, वो डिसाइड करते हैं हमारे 3 मेथड, शो एरर, शो वार्निंग एंड शो इन्फो। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास में सेम 2 चीजें होती हैं। जिस तरीके से हमने आस्क स्ट्रिंग के केस में लिखा था टाइटल और प्रॉम्प्ट, तो यहाँ पे भी वही 2 चीजें हैं। टाइटल क्या एक्चुअल विंडो पे डिस्प्ले होना चाहिए और क्या मैसेज उस पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है शो एरर के केस में कि यहाँ पे एक एरर है, जो रोल नंबर है वो 0 नहीं हो सकता, कांट बी और लेस देन इक्वल टू 0, मैसेज हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया रोल नंबर कांट बी 0। अब यहाँ पर जब इस तरीके का हमारे पास में डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा, तो यूजर समझ जाएगा कि उसने गलत डेटा को इनपुट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स पे जो रोल नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उस पे फोकस को शिफ्ट कर दिया कि यहाँ पे पहले आप सही डेटा टाइप करो, उसके बाद आगे की चीजें चेक करेंगे। तो फोकस वहां पे चला गया। अब हो सकता है यूजर दोबारा से चेक पे क्लिक कर दे, तो दोबारा से क्या होगा, फिर से सेम एरर आती रहेगी, फिर से फोकस शिफ्ट होता रहेगा, फिर से सेम एरर, फिर से फोकस शिफ्ट होता रहेगा। तो यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के साथ में हमारे पास में एक प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल है, जो कहलाता है डिलीट। जिस तरीके से हम लोगों ने टेक्स्ट एरर के केस में काम में लिया था, बिल्कुल उसी तरीके से है। यहाँ पे हमें एक स्टार्टिंग और एंडिंग पोजिशन स्पेसिफाई करनी है, और यहाँ पर लाइंस वाला फंडा नहीं है, तो सिंपली हम यहाँ पे इंटीजर कैरेक्टर्स स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर एक लाइन के अंदर ही डेटा रहता है। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारे पास में मल्टी लाइन टेक्स्ट होता है, तो वहां पे लाइन नंबर और कैरेक्टर का नंबर, कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो स्पेसिफाई करनी पड़ती है। यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देंगे तो काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इस txt rno के अंदर जो भी डेटा प्रीवियसली यूजर ने इनपुट किया है, जिसके केस में ये एरर आई है, तो मैंने क्या किया, इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में डिलीट फंक्शन को काम में लिया और 0 कॉमा एंड यहाँ पे लिख दिया। यानी कि स्टार्ट से लेके एंड तक यूजर ने जो भी इनपुट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। ये है हमारी रोल नंबर वाली वैलिडेशन। अब यहाँ पे जब पहली इंफॉर्मेशन ही गलत है, तो बाकी को चेक करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे सिंपल इफ के बजाय इफ एलिफ वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया है, कि अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो बाकी को चेक ही मत करना, बाकी को चलेंगे ही नहीं। जब एक ही गड़बड़ है तो नेम को क्यों चेक करे, कॉन्टैक्ट को क्यों चेक करे। अब मान लेते हैं कि रोल नंबर यूजर ने सही इनपुट किया है, 101 मान लेते यूजर ने इनपुट किया है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे elif वाला पार्ट चेक होगा, elif len of tname.get.strip is less than 2। जैसे कि मैंने कहा, जो हमारा नेम है वो कभी भी लेस देन 2 कैरेक्टर्स, यानी कि एक कैरेक्टर का तो नहीं होता है, कम से कम 2 कैरेक्टर तो उसके अंदर होते ही हैं। अब कैरेक्टर की अगर बात करें, तो स्पेस भी तो एक कैरेक्टर है। हो सकता है यूजर 2-3 स्पेस को इनपुट कर दे और फिर आगे बढ़ जाए, तो वो तो गलत डेटा है, हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, tname वेरिएबल की हेल्प से सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी डेटा था उसे गेट किया, जो भी एंटायरली डेटा है। उसके बाद उसके साथ में स्ट्रिप फंक्शन को काम में लिया। स्ट्रिप क्या करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करने का काम करता है, यानी कि बिगिनिंग और एंडिंग में अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी तो ये उन्हें रिमूव कर देगा, तो सिर्फ हमारे पास में जो भी कैरेक्टर यूजर ने टाइप किए हैं वही बचेंगे। अब अगर उस कंप्लीट कैरेक्टर की जो लेंथ है, अगर वो लेस देन 2 है, तब आएगा हमारे पास में एक वार्निंग। तो मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग, उसका टाइटल वार्निंग और मैसेज नेम कांट बी लेस देन 2 कैरेक्टर्स। और अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वापस से जो हमारा नेम था उस पे फोकस शिफ्ट करने के लिए txt name डॉट फोकस मेथड को काम में लिया है, तो कर्सर जो है वो उस नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स पे चला जाएगा। अब सेम कंसेप्ट फोन के साथ में भी, मान लीजिए रोल नंबर और नेम दोनों चीजें सही यूजर ने इनपुट करी है। नेक्स्ट वाली कंडीशन चेक होगी, elif tph.get.strip। अब यहाँ पे हमने इसे स्ट्रिंग टाइप का कंसिडर किया है, क्योंकि मुझे कंप्लीट लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो सेम वही कंसेप्ट, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है विद द हेल्प ऑफ tph वेरिएबल उसे गेट किया। एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव करने के लिए डॉट स्ट्रिप। अब जितना भी डेटा यूजर ने इनपुट किया है, अगर उसकी लेंथ लेस देन 10 है, यानी कि यूजर ने गलत कॉन्टैक्ट नंबर इनपुट कर दिया है, तो क्या होगा, फिर से एक मैसेज आएगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग
वार्निंग, कॉन्टैक्ट कांट बी लेस देन 10 कैरेक्टर्स, मैंने एक मैसेज दिया और फिर से कर्सर को शिफ्ट करने के लिए फोकस मेथड को काम में लिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, इट्स txt फोन हमारा, ठीक है, txt ph पे फोकस जो है हमारा वो चला जाएगा। अब मान लेते हैं रोल नंबर भी सही है, नेम भी सही है और कॉन्टैक्ट भी सही है। तो फिर से मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया कि आपने जो भी डेटा इनपुट किया है इट इज 100% करेक्ट। तो एल्स में हम लोग आ जाएंगे, जब तीनों चीजें नहीं चलेगी तो ऑफकोर्स एल्स में ही आएंगे। मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, इंफॉर्मेशन, ऑल एंट्रीज आर वैलिड। तो ये 3 टाइप के हमारे पास में मैसेज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हैं इन पाइथन। जिस टाइप का आपको मैसेज डिस्प्ले करवाना है आप उस मेथड को काम में ले सकते हैं। टाइटल प्रोवाइड करिए और मैसेज प्रोवाइड करवा दीजिए, तो उस अकॉर्डिंग डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हमारे पास में हो जाएगा। तो ये वर्किंग है हमारी चेक बटन की। एक बार हम करके देखेंगे एग्जीक्यूट इसे। लास्ट हमारे पास में एक और बटन है क्लियर नाम का, जो सिंपली क्या कर रहा है, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करने का काम कर रहा है। तो डेफ क्लियर डेटा नाम का फंक्शन यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है। trno डॉट सेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट डेटा क्लियर हो जाएगा। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट टू एज वेल। tname डॉट सेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स, डेटा क्लियर। tctph डॉट सेट, फिर से यहाँ पे हमारे पास में जो टेक्स्ट बॉक्सेस है वो क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से वैलिडेशंस और क्लियर डेटा दोनों हम काम में ले सकते हैं। एक बार इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम मैंने रन किया है, रोल नंबर को मैं 0 ही रहने दे रही हूँ और मैं यहाँ पे ए टाइप कर रही हूँ और कॉन्टैक्ट के अंदर हम कुछ भी 6-7 कैरेक्टर्स जो हैं वो टाइप कर देते हैं। अब मैं इस चेक बटन पे क्लिक करने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो मैसेज बॉक्स आ रहे हैं उनमें क्या डिफरेंस है। देखिए जैसे ही चेक बटन पे क्लिक किया है तो हमारी इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो हमारे पास में एक एरर आएगा। टाइटल हमने प्रोवाइड कर रखा है, मैसेज हमने प्रोवाइड कर रखा है और एरर के केस में हमारे पास में कुछ इस तरीके का सिंबल आता है क्रॉस का, ठीक है। ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे वैसे ही क्या होगा, कर्सर इस पे आ गया और इसका डेटा जो है वो डिलीट हो गया। तो अब सही डेटा टाइप कर देते हैं, अभी तो बताया गलत इनपुट किया। फिर से चेक बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में इफ वाली कंडीशन नहीं बल्कि एल इफ वाली कंडीशन ट्रू हुई है। जो नेम है उसका लेंथ 1 ही है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे शो वार्निंग मेथड को काम में लिया था, तो ये टाइटल और ये मैसेज जो हमने प्रोवाइड किया, और देखिए वार्निंग के केस में कुछ इस तरीके का सिंबल आता है, जैसे कॉशन वाला सिंबल होता है, बिल्कुल कुछ उस तरीके का। अब ओके पे क्लिक करेंगे तो कर्सर हमारा यहीं पे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे आर्यन नेम टाइप कर दिया। अब ये एलएफ वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। फिर से चेक बटन पे क्लिक करते हैं। अब फिर से देखिए, फिर से वार्निंग वाला मैंने काम में लिया था कॉन्टैक्ट के केस में, तो ये हमारा कॉशन वाला सिंबल एंड कॉन्टैक्ट कांट बी लेस देन 10 कैरेक्टर्स। अब ओके पे क्लिक करते हैं। 7 तो हमने लिख ही रखा है, 3 कैरेक्टर्स और टाइप कर देते हैं, बन गया ये हमारा कंप्लीट कॉन्टैक्ट नंबर। अब चेक बटन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमने यहाँ पे शो इन्फो वाला मेथड काम में लिया। तो इन्फो के केस में कुछ इस तरीके का यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आएगा। इन्फॉर्मेशन, ऑल एंट्रीज आर वैलिड, ओके पे क्लिक करेंगे, सारा डेटा कंप्लीटली सही है। अब डेटाबेस प्रोग्रामिंग जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हम एक सबमिट बटन क्रिएट करेंगे, जिसके क्लिक पे ये जो सारा डेटा है ये हमारे टेबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से पहले आपको वैलिडेशन परफॉर्म करनी है और उसके बाद डेटा को डेटाबेस में अंदर जाके सेव करना है। अब फाइनली क्लियर बटन के क्लिक पे सारे टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर होने, तो कुछ इस तरीके से सारा डेटा हमारा क्लियर हो जाएगा। अब यूजर दूसरा रिकॉर्ड इनपुट कर सकता है, फिर से डेटाबेस में सबमिट, फिर क्लियर, फिर तीसरा रिकॉर्ड एंड सो ऑन। अब यहाँ पे आप चाहें तो जो कंसेप्ट मैंने आज इम्प्लीमेंट किया है, आप इस सेम कंसेप्ट को कल वाले प्रोग्राम के साथ में मर्ज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। श्योर आप समझ गए होंगे कि हमारे प्रोग्राम की लेंथ बड़ी हो रही थी, इसी वजह से मैंने दोनों को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लीजिए। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है वो है मोशन इवेंट से रिलेटेड। देखिए कीज के केस में अगर हम बात करते हैं तो मैंने अलग अलग कीज के केस में आपको बता दिया, हम स्पेशल कीज, फंक्शन कीज या फिर सिंपल की इवेंट को यूज करके भी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं। तो सेम गोज फॉर माउस एज वेल। माउस के केस में हमारे पास में सिंगल क्लिक पे काम होता है, डबल क्लिक पे काम होता है, या फिर जब हम माउस को किसी विजिट पे प्लेस करते हैं
काम होता है, या फिर मान लीजिए मैं माउस को ऐसे-ऐसे मूव करूँ, तो ये क्या हो रहा है, माउस मूव कर रहा है। तो उस केस में जो हमारा इवेंट कॉल होता है, वो कहलाता है मोशन इवेंट। जब मैं माउस को किसी कर्सर पे कंटीन्यूअसली मूव करूँगी, उसको मैं मोशन करवाऊँगी, तब वो कैसे काम करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बार फ्रेम देख लेते हैं, उसके बाद विल मूव टू द प्रोग्राम। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया है, एक इमेज को क्रिएट किया है। इस इमेज पे क्लिक करके अगर मैं इस माउस को मूव करती हूँ, तो देखिए एक लेबल एक्जिस्टेंस में आया है और करंटली मेरा माउस किस पोजीशन पर है, उसके कोऑर्डिनेट को ये डिस्प्ले करने का काम कर रहा है। तो ये पहला पार्ट है। एक और पार्ट है यहाँ पे इमेज का, वो हम फिर एग्जीक्यूशन के साथ में देखेंगे। अभी इस फ्रेम के हम प्रोग्राम पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले सेम वही पार्ट, टेक एंटर इंपोर्ट एस्ट्रिक, रूट का क्रिएशन, रूट इज इक्वल्स टू टीके, रूट डॉट टाइटल इज मोशन। फ्रेम का क्रिएशन, एफ इज इक्वल्स टू फ्रेम, जिसे रूट पे प्लेस करना है, बैकग्राउंड कलर जिसका ब्लैक है, हाइट और विड्थ मैंने 500 बाय 500 सेट किया है और फाइनली मैंने फ्रेम को पैक कर दिया है। अब यहाँ पे मुझे इमेज को काम में लेना है, तो इमेज को काम में लेने के लिए हम लोग फोटो इमेज को काम में लेते हैं। हमने बहुत पहले जो एग्जाम्पल आई थिंक इम्प्लीमेंट किया था, वो था क्रिएट इमेज फंक्शन को यूज करके, वो कैनवस पे था। अब जब हम फ्रेम को क्रिएट कर रहे हैं, तो फ्रेम पे एज सच इमेज को क्रिएट करने के लिए कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, जब हमने लेबल और बटन्स पे इमेजेस को प्लेस किया था। तो अगर हमें यहाँ पे फ्रेम के ऊपर इमेज को डिस्प्ले करवाना है, तो उसके लिए हमें लेबल क्रिएट करना होगा और लेबल पे इमेज को डिस्प्ले करवाना होगा। डायरेक्टली इमेज को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, वरना फिर आपको यहाँ पे कैनवस क्रिएट करो और उस कैनवस पे इमेज को प्लेस करो, वो काम तो हो जाएगा, लेकिन फ्रेम के थ्रू ऐसा काम नहीं होता है। तो सबसे पहले इमेज ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फोटो इमेज क्लास को काम में लिया है। इसका पाथ मैंने मेंशन कर दिया, फाइल इज इक्वल्स टू pic1.gf। अब जो हमारी पिक है उसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे उसके साइज को कम करने के लिए सब सैंपल मेथड को काम में लिया है। तो ये x, y स्पेसिफिकेशंस होते हैं, 3 टाइम्स हॉरिजॉन्टली उसका साइज कम हो जाएगा और 3 टाइम्स वर्टिकली इसका साइज कम हो जाएगा और एक नई इमेज हमें रिटर्न होगी, जो मैंने img नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दी। अब lbl img1 नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया है विद द हेल्प ऑफ लेबल क्लास, जिसे फ्रेम पे प्लेस किया एंड इमेज इज इक्वल्स टू img मैंने सेट कर दिया। तो ये जो इमेज है, ये इस लेबल पे विजिबल होने लग जाएगी इस साइज के अंदर। अब यहाँ पे लेबल तो तभी विजिबल होगा जब हम उसे प्लेस करेंगे। तो lbl img1 डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इस इमेज पे क्लिक करके माउस को मूव करने का काम कर रही हूँ, यानी कि ड्रैग करने का काम कर रही हूँ, वैसे ही मुझे काम करवाना है। तो मैंने यहाँ पे जो इवेंट काम में लिया है, दैट इज मोशन विद बटन 1, lbl img1 डॉट बाइंड। अब यहाँ पर अगर हम माउस की बात कर रहे हैं, तो माउस के मूव करने पे काम करवाना है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर भी ऐड कर सकते हैं। जब माउस के लेफ्ट बटन पे क्लिक करके हम माउस को मूव करें, तब यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन कॉल होगा। तो B1 स्टैंड्स फॉर लेफ्ट बटन एंड मोशन स्टैंड्स फॉर जब माउस को मूव करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि बाइंड को काम में लिया है, तो बाइंड क्या करता है, इंटरनली इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करता है। अब यहाँ पे इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करने का मतलब ये है कि जो भी हमारा इवेंट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन ये ऑब्जेक्ट अपने अंदर कंटेन कर रहा है। अब अगर स्पेसिफिकली अगर मैं माउस की बात करती हूँ, करंटली मेरा माउस इधर है। अब ये है क्या, ये एक सिंगल पॉइंट है और सिंगल पॉइंट किससे मिलके बना होता है, पिक्सल किससे मिलके बना होता है, एक्स से मिलके बना होता है और वाई से मिलके बना होता है। तो अगर मुझे माउस की करंट लोकेशन को पता लगाना है, तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं इवेंट डॉट एक्स और इवेंट डॉट वाई। तो करंटली हमारे माउस की जो भी पोजीशन होगी, जो भी उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया है, जैसे ही मैं इस लेबल पे क्लिक करके माउस को मूव करना स्टार्ट करूंगी, ये फंक्शन कॉल होगा, एक नया लेबल एग्जिस्टेंस में आएगा। lbl txt is equals to label, जिसे मैंने फ्रेम पे प्लेस किया है और जिसका टेक्स्ट मैंने सेट किया है, जो हमारे माउस के कोऑर्डिनेट्स हैं वो। तो मैसेज को हम कंबाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस, क्योंकि सारी स्ट्रिंग के फॉर्म में ही है। तो पहला मैसेज है कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स x और y। तो x क्या है, इवेंट डॉट एक्स के अंदर है,
लेकिन जो ये इवेंट डॉट एक्स है ना, ये हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर मैं ये कह रही हूँ 20/20, इट इज अ इंटीजर वैल्यू, और इंटीजर और स्ट्रिंग को तो कॉन्कैटिनेट कर नहीं सकते, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसे इस मैसेज के साथ में कंबाइन करवा दिया। सेम गोज फॉर दिस एज वेल। एक्स के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 100, तो कोऑर्डिनेट्स हाइफन x:100 यहाँ पे डिस्प्ले होगा। उसके बाद y कोऑर्डिनेट भी, तो एक स्पेस दिया है y और कोलन। अब यहाँ पे y कोऑर्डिनेट के लिए इवन डॉट y है, पर अगेन इट विल बी अ इंटीजर वैल्यू, तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और इस मैसेज के साथ में कंबाइन करवा दिया, और इस लेबल को मैंने डिस्प्ले करवाया है 250, 40 पोजीशन पे। तो अब यहाँ पे अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो देखिए मैं इस माउस को मूव कर रही हूँ तो कुछ काम नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करके मूव करना स्टार्ट करूंगी, वैसे ही लेबल एग्जिस्टेंस में आएगा, और कोऑर्डिनेट्स देखिए कितने जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेट जो हैं वो हमारे चेंज हो रहे हैं। दैट इज B1 एंड मोशन। अब यहाँ पे B1 मोशन नहीं करना, सिंपल मोशन करवाना है। जैसे ही लेबल पे हम माउस को मूव करना स्टार्ट करें, वैसे ही जो है वो कोऑर्डिनेट डिस्प्ले होने लग जाए। तो उस केस में हम यहाँ पे डायरेक्टली मोशन इवेंट का नाम मेंशन करेंगे। तो जैसे ही इस इमेज पे कर्सर को मूव किया जाएगा, देखिए जैसे ही मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ, वैसे वैसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। सो दैट्स हाउ मोशन इवेंट वर्क। जैसे ही आप किसी विजेट पर माउस को मूव करते हो, वैसे ही हमें क्या काम करवाना है। अब ये है सबसे पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, सेम इमेज का ही है, थोड़ा सा बस यहाँ पे हमने उसको डिफरेंट कर दिया है। अब डिफरेंट क्या किया है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो लेबल क्रिएट करना है, क्योंकि इमेज डिस्प्ले करवानी है, डायरेक्टली हो नहीं सकता। तो LPL img2 नाम का एक लेबल मैंने क्रिएट किया, जिसे मुझे फ्रेम पे प्लेस करना है, और इसकी इमेज मैंने वही सेट करी है जो पहले क्रिएट करी थी, ये pic1.gif img नाम की, और साइज इसका यही रहेगा क्योंकि हम उसी ऑब्जेक्ट को काम में ले रहे हैं। अब यहाँ पे LBL img2 डॉट प्लेस x इज इक्वल्स टू 50 एंड y इज इक्वल्स टू 200, तो इस लोकेशन पर ये लेबल विजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है, मैंने लेबल पे जब माउस को मूव किया तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे। अब मैं ये चाहती हूँ कि जैसे जैसे मैं कर्सर को मूव करूं, वैसे वैसे मेरी इमेज की लोकेशन चेंज होने लग जाए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हम फ्रेम पे कर्सर को मूव कर रहे हैं और इमेज की लोकेशन को चेंज करवा रहे हैं। तो फ्रेम के साथ में मोशन इवेंट को बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया f.bind कोट्स के अंदर मोशन इवेंट, और चेंज नाम के फंक्शन को मैंने कॉल करवाया। अब चेंज फंक्शन अगेन इवेंट ऑब्जेक्ट को ये होल्ड करेगा, क्योंकि बाइंड इंटरनली उसी को पास करता है। अब मुझे करना क्या है, मैंने जैसे ही कर्सर मूव किया, कर्सर यहाँ पे आके रुका, इसका अपना एक x लोकेशन है, इसका अपना एक y लोकेशन है, और मुझे इस जगह पर इमेज को डिस्प्ले करवाना है। सिमिलरली वापस से कर्सर को मूव किया और इधर आके रुक गई, इसका अपना एक x लोकेशन होगा, इसका अपना एक y लोकेशन होगा, और मुझे इधर इमेज को डिस्प्ले करवाना है। तो जैसे जैसे हमारे कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे इमेज की लोकेशन भी चेंज हो रही है। अब इमेज किस पे प्रेजेंट है, लेबल पे प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, वैसे वैसे लेबल का लोकेशन भी चेंज होगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस चेंज फंक्शन के अंदर मैंने LBL img2 के साथ में प्लेस को काम में लिया है। प्लेस ही तो इसे विजिबल करने का काम कर रहा है। अब जैसे जैसे हमारे कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, वैसे वैसे काम हो, तो इवेंट डॉट एक्स और इवेंट डॉट वाई से तो करंट कोऑर्डिनेट पता चल जाएंगे। अब करंट कोऑर्डिनेट पता चलने के बाद क्या करना है, इस लेबल की पोजीशन सेट करनी है। पोजीशन सेट करने के लिए अगेन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास में अवेलेबल है, तो x इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट एक्स एंड y इज इक्वल्स टू इवेंट डॉट वाई। तो करंटली x और y की जो हमारे करंटली जो हमारे कर्सर का पोजीशन होगा, वही हमारे लेबल के कोऑर्डिनेट्स सेट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे फ्रेम पे कर्सर मूव होगा, वैसे वैसे हमारी इस इमेज भी जो है उसकी पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। अब कैसे काम हो रहा है एक बार हम देख लेते हैं। देखिए मैंने जैसे कर्सर को मूव किया फ्रेम पे, जैसे जैसे मैं मूव कर रही हूँ, वैसे वैसे हमारी जो ये इमेज है वो मूव कर रही। तो अब यहाँ पे मैंने इधर मूव कर दिया, करंट कोऑर्डिनेट फेच होंगे और यहीं पे इमेज प्लेस हो जाएगी। अब इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं, दोनों को ओवरलैप मैंने करवा दिया। तो जैसे जैसे कर्सर की पोजीशन चेंज हुई, वैसे वैसे इस लेबल के एक्स और वाई के अंदर चेंजेस इंप्लीमेंट हुए। So that's how you can handle the motion event of a button. चाहे तो आप अकेले भी मोशन को काम में ले सकते हैं, और चाहे तो जो लेफ्ट बटन है उसके साथ में एसोसिएट करवा के भी काम करवा सकते हैं।
अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन